सब ग्रुप्स हम देख रहे थे। Sir, before you start the class, I do have a question. Sir, मुझे लास्ट में assignment दिया था आपने, question दिया था U5 वाला composite का. जी जी। So that was a bit difficult. Like because I don't have the background of this composite और उनका background बिल्कुल नहीं पढ़ा abstract algebra. U5 Yes sir. U5 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से U5 सबसे पहले तो कंप्यूट करना है। Sir कंप्यूट तो हो रहा है but वो आगे थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था कि nth background पे. तो कंप्यूट क्या किया आपने बताइए मुझे। सर पूरा इसमें थ्योरम में सर लगा रहे थे खत्म है. डी मॉर्विस थ्योरम से किया होगा ना, तो क्या बताइए, क्या है मुझे बताएं। U5 पे 5 वैल्यूज आई होंगी। यस सर, मेरा तो क्या है? ये मेरा नहीं बना e टू द पावर 0 होगी एक तो। e टू द पावर 0 e टू ठीक है, इसको हम कह देते हैं एप्सिलॉन नल फॉर एग्जांपल e टू द पावर 0। फिर दूसरा क्या है? e 2 पाई 5 i e टू द पावर 2 पाई 2 पाई ओवर 5। and i iota. तो इसको एप्सिलॉन 1 फॉर एग्जांपल कहते हैं। e टू द पावर 2 पाई बाई 5, 2 Yes, sir. पाई By आयोटा बाई 5 आप कहते हैं। yes sir. ठीक है, सबसे आयोटा की कोएफिशिएंट में सबसे छोटी पावर यही है। अच्छा, फिर इसके बाद एप्सिलॉन टू द पावर 4 पाई e टू द पावर 4 Pi. पाई बाई 5 आयोटा। ये नजर ही आ रहा है सिपले के। e टू द पावर एप्सिलॉन ये -4 e टू द पावर -4 पाई अपॉन 5 माइनस 4 पाई बाई 5 5 आयोटा। अच्छा, ये आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि -4, लेकिन ये नजर आ रहा है कि अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 0 तो जाता पार्ट 0 हो जाएगी और ये आइडेंटिटी आ जाएगी। तो और ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एक होगा -2 पाई तो ये तो मतलब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। -2 पाई बाई 5 5 आयोटा। अभी 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कंपोजिशन टेबल बना लीजिए इसका और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा 5 एलिमेंट्स के लिए। और कंपोजिशन टेबल वैसे नहीं बना रहे, क्लियरली नज़र आ रहा है इसका, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं क्योंकि इन दोनों को ऑपरेट करेंगे रिजल्ट 0, वो आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, आइडेंटिटी आ जाएगा 1, आइडेंटिटी भी मौजूद है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, वो कंपोजिशन टेबल से पता चल जाएगा। और क्या मसला होगा? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का इसमें कोई मसला नहीं था। मसला था आप ये वैल्यूज निकालना, और ये वैल्यूज जो है ये तो इससे पहले आप लोगों ने इंजीनियरिंग से क्यों ना आ रहे हो, लेकिन आप लोगों ने जो है वो डी मॉर्विस थ्योरम सबने पढ़ा होता है। तो डी मॉर्विस थ्योरम जो है उसके जरिए बस आपको ये निकालना है। मैंने इसी आप लोगों से कहा था ऑयलर्स फॉर्म में लिखिएगा, आसानी होती है। वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन उसमें भी लिख सकते हैं, उससे भी यही रिजल्ट आएगा। लेकिन इससे जो है ये ज़रा आसान हो जाता है। तो बस ये तो प्रूव हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो कर लेंगे इसे। मैं फिर आगे सब ग्रुप पे ही कंटिन्यू करूँ या अभी भी कोई इसमें कन्फ्यूजन है? नहीं सर इन्वर्स निकल गया आइडेंटिटी कंपोजिट टेबल बना. आप ये बताइए, चलें आप ये बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी? सर मुझे यहीं से प्रॉब्लम हो रही थी। ये वैल्यूज ही नहीं आई थी। नहीं वैल्यूज प्लस प्रॉपर्टीज, उसके बाद जो है ना वो मुझे कोड करने में प्रॉब्लम कर रहा था. आप देखें, इसका तरीका ये है कि जब आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि ये फाइनाइट है तो फिर आप इस तरह से टेबल बना लीजिए। e टू द पावर 0 यानी कि 1 है, वो समझ में। ये मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद आप ऐसे लिख दें, मल्टीप्लिकेशन 0 1 2 3 और पावर 4। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, समझ लेंगे 1 है, 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ 1 ही लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी रहे। ये 1 सो और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे एप्सिलॉन
एप्सिलॉन कह रहा हूँ सॉरी, जीटा, मैं ये थोड़ा सा बड़ा बना के लिखिए, जीटा लिखना चाह रहा था मैं, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, जीटा टू द पावर 1 मल्टीप्लाई जीटा टू द पावर 1, तो वैसे तो ये क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, ठीक है ना। तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास हो गया 6 पाई बाई 5। तो 6 पाई बाई 5 कितना होता है, तो -4 पे रहेगा ना, 2 पाई से माइनस कर देंगे। तो ये -4 पाई बाई 5, यानी कि ये जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा इसमें। ये नंबरिंग जो है वो एग्जैक्टली जो है वो सही नहीं की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये वैल्यूज लिखेंगे ई वाली तो फिर आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। अगर ये एप्सिलॉन में जो है वो ये सॉरी ये जीटा वैल्यूज में मसला हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है ई की वैल्यूज लिख दें। तो जाहिर है कि ये ई टू द पावर 2 पाई बाई 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके इसी के साथ, तो ये 4 पाई बाई यानी कि ये स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा इस स्क्वायर वाले के साथ, स्क्वायर वाला ये है, तो 2 पाई बाई 5 और 4 पाई बाई 5, तो 2 पाई बाई 5 प्लस 4 पाई बाई 5, ठीक है। 6 पाई तो 6 पाई बाई 5, तो वो नेगेटिव साइड पे जो है -2 पाई -4 पाई बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 पाई बाई 5 होगा, तो 6 पाई बाई 5 जो है इसको आप लिख सकते हैं -4 2 पाई माइनस कितना 6 पाई बाई 5 माइनस 6 पाई बाई 5, -2 पाई। इसको इन दोनों को ऐड कर दिया ना तो ये 6 पाई बाई 5 हो गया। तो आप क्या बता रहे हैं क्या लिख सकते -2 पाई -2 सर, पाई फिर जब एलसीएम लेंगे तो तो -2 पाई लिख दिया, और यहाँ कितना लिखे 6 पाई 6 पाई अपॉन 5। 6 पाई अपॉन 5 -2 पाई लिखेंगे। तो सर वो एलसीएम लेंगे तो -4 पाई अपॉन 5 है। हाँ तो ये फिर नहीं इस तरह से आप इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको ये करना होगा कि ये 6 पाई बाई 5 है ना, इसको जो है वो आप इस तरह से लिखें कि 2 पाई की फॉर्म में जो है वो टूट जाए, इस तरह से करना होगा। यानी कि 6 पाई बाई 5 जो है वो इसमें एक्चुअली होता ये है कि ये आपके पास है एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपको ये एंगल देखना है कि कहाँ पर होगा 6 पाई बाई 5, तो 6 पाई बाई 5 असल में ये जो है ये जो आपके पास आ रहे होते हैं ये पेंटागन के, ये आपको पता है कि जब ये रूट्स ऑफ यूनिटी लेते हैं तो रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास जो है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस होते हैं। 3 जब होता है तो ट्राइंगल के वर्टिसेस होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। 4 होता है तो एक स्क्वायर के वर्टेक्स होते हैं। 5 होते हैं तो वो पेंटागन के वर्टिसेस होते हैं। तो ये एक्चुअली पेंटागन के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक वर्टेक्स जो है वो यहाँ पर आ गया e की पावर 0 यानी कि 1 सिंपली आ गया। फिर दूसरा वर्टेक्स जो है वो 2 पाई बाई 5 जैसे ये है, तो 2 पाई बाई 5 जो है एंगल किस जगह पर होगा 2 पाई बाई 5 आयोटा, यानी कि इसका एंगल जो है वो एक्चुअली 2 बाई आयोटा, तो वो इस वजह से आ रहा है कि आपने ऑलर फॉर्म में लिखा, लेकिन जब एंगल लिख रहे होंगे तो वो कॉस की फॉर्म में लिख रहे होंगे ना, तो ये एक्चुअली इसके इक्वल होगा कॉस 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5, ये हमारे पास एंगल होगा। तो एक्चुअली एंगल जो है वो 2 पाई बाई 5 है। तो 2 पाई बाई 5 कितना एंगल होता है, इसको डिग्री में अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 72 है। 72 आएगा, तो अराउंड यहाँ कहीं हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 4 पाई बाई 5 देखेंगे तो 4 पाई बाई 5 जो है वो कितना एंगल होगा 144। 144, तो 144 अराउंड ये इस तरह से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये आपके पास पॉइंट आ गया। रेगुलर जो है वो पेंटागन एक जो है वो बनने जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अब इसके बाद -4 पाई बाई 5 देखेंगे तो -144 होगा, तो -144 यहाँ से आएगा, ठीक है। अगर वो प्लस से देखेंगे तो प्लस से वो 6 पाई बाई 4 आ जाएगा, तो 6 पाई बाई 4 जो है वो कितना एंगल होगा -4 पाई। ठीक है। तो ये एंगल जो है इसके सेम होगा, तो ये आपके पास -144 आ रहा है। -4 पाई बाई 5 जो एंगल आएगा ये प्लस
4π/5 प्लस 144 था, -4π/5 जो है ये -144 होगा। -144 होने का मतलब यहाँ से आएगा, तो यहाँ से अगर आपके पास ये एंगल आएगा तो अब अगर आप ये जो -144 है ये इसको जो है अगर आप वैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये 6π/4 आ जाएगा, यानी कि ये एंगल जो है ये एंगल, और ये जो एंगल है ये आपके पास है कितना -4π/5, तो ये एंगल कितना होगा, तो 2π में से माइनस कर देंगे 4π/5 तो आपके पास आ जाएगा 6π/5, ये आपके पास आ गया, तो ये 6π/5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6π/5 और -4π/5 एक ही एंगल है, और ये कितना है एप्सिलॉन टू द पावर 3 सॉरी जीटा 3, तो ये इस तरह से लिखिए। इसी तरह से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या चीज़ है आपके पास माइनस, और ये आपके पास है तो कितना हो जाएगा -2π/3, -2π/3 जो है वो यहाँ पे एंगल होगा -72 डिग्री, -72 डिग्री इस जगह पर होगा, तो ये -270 डिग्री ये आ गया, ठीक है। तो ये अगर यहाँ से देखेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ और एंगल आएगा, लेकिन वो आप वो वाला पॉइंट लिख देंगे, तो अगर आप देखें तो ये पेंटागन जो है वो इस टाइप का जो है पेंटागन बनेगा। अगर 6 रूट्स होंगे तो वो एक हेक्सागन बनेगा, रेगुलर हेक्सागन, और 3 रूट होते हैं तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आता है, वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके पास जो बनता है ट्राइंगल बनता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसके वर्टिसेस होते हैं, और जब 4 होते हैं 1 -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो वो स्क्वायर के वर्टिसेस होते हैं, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, एक यहाँ। तो जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास चारों को ऐसे ज्वाइन करेंगे तो वो आपके पास एक स्क्वायर आ जाता है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे, मैं इसको कंप्लीट नहीं करा रहा, नहीं ठीक है ना, अब ये जो असल में ये सब जाना था तो ये आगे होगा मेरे ख्याल से। अब असल में हम जो टॉपिक देख रहे थे वो सब ग्रुप का टॉपिक है, और सब ग्रुप में हमने एक रिजल्ट इससे पहले जो है वो पढ़ा था सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर सब ग्रुप की जो डेफिनेशन हमने देखी थी वो ये थी कि अगर हमारे पास जो है कोई एक ग्रुप का सबसेट है, अगर उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो सबसेट खुद एक ग्रुप बना रहा है तो वो उसका सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। यानी कि अगर H G का सबसेट है और वो एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो वो उसका सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें पहले से पता हो कि ये सबसेट है और हमें प्रूव करना हो कि ये सब ग्रुप है, तो हमें पूरा ग्रुप चेक करने की ज़रूरत नहीं, जो हमने कंडीशंस देखी थी उसके मुताबिक हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम ये कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दें, आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर दें और इन्वर्स एलिमेंट शो कर दें, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये सब ग्रुप है, और ये थ्योरम हमने लास्ट क्लास में प्रूव कर दिया था। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अब हम एक सिंगल यानी कि जो इससे पहले जो था वो ये था कि प्रूफ जो होता था उसमें 3 कंडीशंस आपको प्रूव करनी है। अब हम ये करेंगे कि 1 कंडीशन जो है वो प्रूफ देखेंगे कि क्या होता है, यानी कि एक सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन जो है प्रूव करते हैं। तो हमने लिखा यानी एक ये भी एक थ्योरम है जो कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी है कि लेट H be a subset of a group G the subset H is a subgroup of G if and only if A B inverse belongs to H for all A B belong to H। ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है,
यानी कि अब इस थ्योरम के बाद आपको सब ग्रुप शो करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन काफ़ी होगी, ये कंडीशन काफ़ी होगी। यानी कि अब आपको ना एसोसिएटिव शो करना है, ना आइडेंटिटी एलिमेंट, ना इनवर्स एलिमेंट, ना क्लोजर प्रॉपर्टी, सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी के जरिए आप बता देंगे कि ये इसका सब ग्रुप है। और अगर तीनों प्रॉपर्टीज के जरिए आप प्रूव करना चाहें तो तीनों कर सकते हैं, पूरा सब ग्रुप शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरम को आप इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है कि आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। ये इसीलिए जो है एक्चुअली होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो सब इफ एंड ओनली की कंडीशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों तरीकों से इसको प्रूव करना है। दोनों तरीकों से प्रूव करने का मतलब ये है कि एक मरतबा हम लेंगे कि H को सबसेट G का और ये शो कर देंगे कि वो सब ग्रुप है, और दूसरी मरतबा सब ग्रुप लेंगे, एक मरतबा लेंगे सब ग्रुप और ये शो कर देंगे कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, और दूसरी मरतबा ये कंडीशन लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि वो सब ग्रुप है, ठीक है। ये प्रूव करने का तरीका होगा। तो इसके लिए हमने लिखा लेट H be a subgroup of G। ये हमने अस्यूम कर लिया कि ये सब ग्रुप है G का, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब हमारे पास सब कुछ आ गया, ठीक है। ये तो पता ही है कि सबसेट है, लेकिन अब ये सब ग्रुप भी है। सब ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें क्लोजर भी है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और इसमें इनवर्स एलिमेंट भी है, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमें? हमें प्रूव ये करना है कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H, ठीक है। तो अब हमने लिखा, अब ये प्रूव करने के लिए है, तो हमने लिखा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू H वी हैव ए बी इनवर्स बिलोंग टू H। देखें, अगर A और B जो है वो H में है तो B इनवर्स B इनवर्स भी H में होगा, तो B इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया? H का एलिमेंट हो गया। H क्योंकि सब ग्रुप है, इस वजह से उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही बात? सब ग्रुप होने की वजह से उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सब ग्रुप भी है H, तो इस वजह से B इनवर्स आ गया, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसके सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो उसकी सारी जो आपस की पॉसिबल मल्टीप्लिकेशंस है वो सब इसी में होंगी, ठीक है। एंड thus ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो ये आ गया ए बी इनवर्स H में आ गया। तो यही हमें शो करना था कि ए बी अगर H में हो तो ए बी इनवर्स जो है वो H में होगा। ये प्रूव कर दिया, ठीक है। हमने A और B लिए H में से, और ये प्रूव कर दिया कि A B इनवर्स जो है ये भी H में, अगर H G का सब ग्रुप है। अब इसका कन्वर्स शो करना है, तो इसके लिए हमने लिखा कन्वर्सली assume that A B inverse belongs to H for all A B belong to H। ये हमने assume कर लिया कि कंडीशन होल्ड कर रही है। अब हमें शो करना है कि H सब ग्रुप है G का। अगर हमें ये शो करना है कि H G का सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लास्ट थ्योरम को यूज करेंगे तो हमें तीन चीजें प्रूव करनी होंगी। पहली चीज क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी चीज आइडेंटिटी एलिमेंट, तीसरी चीज इनवर्स। अगर ये तीन चीजें शो कर दें तो इसका मतलब है कि प्रूव हो जाएगा कि ये कंडीशन होने की वजह से H सब ग्रुप है। अच्छा, ये जो तीन कंडीशंस होती हैं इसमें जरूरी नहीं कि आप पहले आइडेंटिटी प्रूव करें या पहले क्लोजर शो करें फिर आइडेंटिटी करें फिर इनवर्स करें, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। मतलब तीन प्रॉपर्टीज शो करनी है, कोई सी भी पहले कोई सी भी बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलें शुरू करते हैं।
तो कैसे जो है वो पता चलेगा कि ये हमें क्या लाना है, हमें आइडेंटिटी ला के दिखानी है, हमें और क्या लाना है, हमें इन्वर्स एलिमेंट ला के दिखाना है, हमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो करके दिखानी है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रू है ये ए और बी यानी कि एच के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। कह रहे हैं कि फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कह रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच, सारे एलिमेंट्स के लिए ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं टेक A इज इक्वल टू बी। हमने जो है ए और बी को बराबर ले लिया ना। जब ए और बी को हमने बराबर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा यहाँ हम लिखेंगे ए और इस बी की जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, लेकिन उसके ऊपर इन्वर्स है तो हमने इन्वर्स लिख दिया। ये किस में बिलोंग करेगा, ये एच में बिलोंग करेगा फॉर ऑल। और यहाँ क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, तो ये ए कॉमा ए, अब ए कॉमा ए लिखने का कोई फायदा नहीं, तो आप ए लिख दें, तो आप इसका मतलब होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच। अब ये स्टेटमेंट आपके पास किस तरह से बना, ए टाइम्स ए इनवर्स। ये हमें पता है कि क्या होता है, कोई भी एलिमेंट अपने इनवर्स से ऑपरेट होता है तो जवाब क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि, या ऐसे करते हैं, इस तरह से अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है तो एक ही इसी स्टेप पे लिख देता हूं, इज इक्वल टू ई लिख देता हूँ इसी में, वो फिर अलग अलग करके लिख रहा था, ए इंटू ए इनवर्स है वो दिया जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि आइडेंटिटी जो है वो एच में होगी, ठीक है। इससे हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी जो है वो एक एलिमेंट एच में होगी। अब आइडेंटिटी एच में आ चुकी है, अब दो चीजें रहती हैं, इनवर्स और क्लोजर, ठीक है। अच्छा, अब ये जहन में आप लोगों की ये बात आ रही है क्या कि ये ए को बी के बराबर क्यों लिया गया? यस है क्यों? देखिए, जो भी चीज समझ में ना आए या कोई जहन में बात आए तो पूछ लिया कीजिए, अगर मुझे पता होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं पता होगा तो फिर बस आपसे कह दूंगा मुझे खुद नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक। तो ये जो है ए और बी को इस वजह से बराबर लिया है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स आ जाएं जो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हों, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है ए टाइम्स ए इन्वर्स जो है वो ई के बराबर होगा, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रू है, ये वाली चीज एच के तमाम एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, तो एच में जो कुछ है वो सब कुछ आप ले सकते हैं, सब कुछ अलाउ है। एच का हर एलिमेंट यहाँ पे कॉल किया जा सकता है इस जगह पर, ठीक है। अब आप कौन सा कॉल करेंगे, आप वो लेंगे जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। तो पहले हमें जरूरत है आइडेंटिटी प्रूव करने की, मतलब हमें नजर आ रहा है, देखें जरूरत तो अलग बात है, हमें नजर आ रहा है कि आइडेंटिटी आ जाएगा अगर ए की जगह बी की जगह हम ए रख दें या ए की जगह बी रख दें, एक ही बात है, तो वो बी इंटू बी इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये एच में ये क्लियर होगी बात, इस वजह से हमने किया। अब हम क्या लेंगे, अब ए और बी की जगह कुछ ले सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि ई जो है वो एच में आ गया, यानी आइडेंटिटी आ गई, तो एच के एक एलिमेंट के बारे में और इंफॉर्मेशन मिल गई कि एच में ई मौजूद है, तो ए और बी में से किसी की भी जगह ई ले सकते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से अगर हम ए की जगह ई ले लें तो ये स्टेटमेंट कैसे बनेगा कि ई इंटू बी इनवर्स का जवाब क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी किसी के साथ भी ऑपरेट हो तो रिजल्ट क्या आता है, सेम रहता है, तो ये बी इनवर्स ही रह जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो ये स्टेटमेंट ऐसे बना, क्योंकि ए ई लिखने की जरूरत ही नहीं, तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा कि बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल
B बिलोंग्स टू H। तो उससे क्या लगेगा कि इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो हमने लिखा टेक A is equal to E। Now E B inverse is equal to B inverse belongs to H for all। अब यहाँ क्या होता है A, तो A की जगह हमें लिखना है E लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो E तो एक ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे for all B belongs to H। तो हमने कहा कि B inverse belongs to H for all B belongs to H, तो इसका मतलब है कि H के सारे एलिमेंट्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ये बता रहा है। अब आखिरी चीज रह गई और वो चीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि इनवर्स भी हमारे पास आ गया है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो B इनवर्स है इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह क्या लाना पड़ेगा, B लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लें, अब हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि B की जगह हम B इनवर्स लें, यानी कि हम ये कह देते हैं कि B ऐसा एलिमेंट है जो कि B इनवर्स के बराबर है। तो इसके लिए हमने लिखा टेक B is equal to B inverse। So now A is equal A times B inverse इसका इनवर्स, ऐसे लिख सकते। हमने ये इस तरह से लिख दिया कि B इनवर्स B is equal to B inverse ले लिया, तो which is equal to AB belongs to H। और अगर आप ये लिखते हैं for all AB belongs, और अगर आप चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आप B लेंगे H में तो क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दिस इम्प्लाइज, ये खत्म हो गया, फिर हो गया। मैं थोड़ा सा और इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि B इनवर्स भी H में होगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट ले, तो अब आप लिखेंगे A B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। ठीक है, इस तरह से आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और B इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा A B इनवर्स B बिलोंग्स टू H, और फॉर ऑल क्योंकि B भी इसमें मौजूद है A B बिलोंग्स टू H। तो आप इस तरह से भी इसको जो है जस्टिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूव हो गया, ये इसका